Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss part third of the rise of nationalism in Europe. आज पार्ट थर्ड हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 10th के सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोगों को समझने में आसानी से आए। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे तरीके से आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग मस्ती से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मस्ती से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें से एक है क्या कि आपकी रेगुलरिटी, कि आप रेगुलर कितना पढ़ रहे हो, है कि नहीं। आप लोगों का एग्जाम शुरुआत होने वाला है और 13 फरवरी या बोला जाए 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग उसी जज्बे के साथ और उसी जुनून के साथ लगे रहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप लोग पूरा दिन रात उसी पर लगे रहिए, लेकिन एक होलसोल आप लोगों का रेगुलरिटी बना रहना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। तो इसी के सिलसिले में एक यहाँ पर कोट दिया गया है, आप लोग समझना। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आप पाना चाहते हो सक्सेस, है कि नहीं। सारे बच्चे पाना चाहते हैं या सारे लोग पाना चाहते हैं। अगर मान लो कि आप सक्सेस में ये चाह रहे हो कि भाई अगर मेरा 90 प्लस आ जाए, मान लो कि 90 प्लस आ जाए तो मेरा सक्सेस है। कोई सोच रहा है 80 प्लस आ जाए तो सक्सेस है, एक सोच रहा है क्या 70 प्लस आ जाए तब सक्सेस है। तो क्या आप लोगों का सक्सेस सबका अलग अलग होगा। तो सक्सेस जो होता है ना वो एक जर्नी है, कि आप जो उस दौरान अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, इस दौरान जो एग्जाम तक जो पढ़ोगे उससे जो नॉलेज गेन करोगे, और नॉलेज के साथ ही साथ जो उससे आप लोग सीखोगे उस नॉलेज से और क्या एक्वायर करोगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ रहने वाला है। ठीक है, नंबर तो भाई कभी आपका ज़्यादा आ जाएगा कभी कम आ जाएगा, तो नंबर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आप लोग जर्नी पर फोकस करने लगिएगा, मतलब जो रेगुलरिटी है उस पर बना के रखिएगा, तो आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा। और ये मेरा गारंटी, एक बोला जाए कि गारंटी है, वारंटी भी नहीं, गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोग सक्सेस को एंजॉय करने लगे और उसके जर्नी को खास करके, ना कि आप सोच सोच के यार 90 प्लस आ जाएगा तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीज़ें नहीं। आप लोगों को ये फोकस करना चाहिए कि अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें से हमें क्या नॉलेज और गेन और किस तरीके से क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप सो यहाँ ये बात आप लोगों को क्लियर होगा। तो सीबीएसई क्लास 10th का जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था हिस्ट्री के चैप्टर से, तो आज उसका एक बहुत अच्छा दिन आया है, क्या क्वेश्चंस का पार्ट करने का। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पता करेंगे कि क्या क्या और किस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 15 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है, तो इसी तरीके से लगे रहिए हमारे साथ और जुड़कर पढ़ते रहिए। सारा चीज़ कवर करवाएंगे एक एक कर कर रिवीजन के तौर पर, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, वो भी पार्ट थर्ड का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मैं डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं एक बात ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इन सारे क्वेश्चंस का एक तरीके से क्या किया जाएगा, पैटर्न हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस किस पैटर्न से पूछा जाता है और क्या आप लोगों का कितना लिखना चाहिए कितना नहीं लिखना चाहिए, उन सारे कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड ऑफ द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707। कि 1707 के एक्ट ऑफ द यूनियन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो आप लोगों को पता होगा
सिंपल सी बात है कि भाई इसमें ये बात नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें है ही नहीं, तो फिर वो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एग्जाम में जाके क्या करना है कि क्वेश्चन का आंसर देना है कि नहीं? वहाँ पर आपको रीथॉट करना है, अपने दिमाग को रीथॉट करके फिर आंसर देना है। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या था? ऑप्शन पहला है ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ फ्रॉम आयरलैंड, कि आयरलैंड से पावर सीज कर लिया गया था। और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन। और डी क्या है कि द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ स्कॉटलैंड और वेल्स से लड़ाई करके। नहीं, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है उसका, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अ ग्रेट ब्रिटेन, कि फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन और ग्रेट ब्रिटेन का। एक्ट ऑफ यूनियन जो साइन किया गया था सारे देशों के द्वारा, वहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन, जो आयरलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ किया गया था, जो लंदन के साथ। तो आई होप सो पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अ यंग इटली? यंग इटली जो सोसाइटी फॉर्म किया गया था, जिसका नाम एक तरीके से सीक्रेट सोसाइटी रखा गया था, सीक्रेटली बनाया गया था, और उसका नाम क्या रखा गया था सोसाइटी का? यंग इटली। कि जितने भी यंग बच्चे हैं वो आगे जुड़े और नेशनलिज्म, या बोला जाए कि नेशन को आगे लेकर चला जाए इनके द्वारा। तो जो ये नेशनलिज्म का फीलिंग था वो किसके द्वारा किया गया था? गस्सीपी मजीनी के द्वारा, है कि नहीं? मजीनी, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, एक एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाँ। उसके बाद जो ड्यूक ऑफ मैटरनिक वो क्या था? 2 मतलब सिविल कोड, और 3 जो लुइस 5 कांग्रेस ऑफ वियना, और कार्ल वेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये तो सारे कॉन्सेप्ट को बोला जाए कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, ठीक है। ए का जो होगा 1 होगा, बी का जो होगा मतलब ए का 1 का बी होगा, मतलब जो यहाँ ये बोला जाए 1 का बी, 1 का क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट का सिविल कोड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेपोलियन का सिविल कोड मतलब 1 का बी है, 1 का बी। उसके बाद 2 का सी है, 2 का सी का मतलब क्या? ड्यूक मैटरनिक कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद 3 का डी, 3 का डी क्या है? लुइस जो 16 था वो क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और 4 का कार्ल रेकर क्या था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे चैप्टर, ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन है बी सी, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर होंगी सारी बातें, ठीक है। अब आते हैं क्या फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट और नेशनलिस्ट अपील टेक प्लेस इन द जुलाई 1830? कौन से कंट्री में 1830 में सबसे पहली बार जो लिबरलिस्ट, जो लिबरल रहना चाहते थे और जो नेशनलिज्म का फीलिंग जिन्होंने जगाया था, वो कब टेक प्लेस किया गया था? 1830 में जुलाई में सबसे पहले। तो सबसे पहले कहाँ? फ्रांस में। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से आया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज है उसमें से सबसे पहले यहाँ पर वो नेशनलिस्ट और लिबरलिस्ट का एक अपहिलमेंट हुआ था, मतलब वहाँ राइज हुआ था ताकि वो अपने नेशन को एक आज़ाद नेशन बना सकें और एक लिबरल नेशन बना सकें। सिक्स्थ में क्या? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज मेनली ड्रीवन इन द यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815? कि कौन सा, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज मेनली ड्रीवन, कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट का ड्रीवन हुआ था, कौन सा आया था इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन? कि नेपोलियन को हराने के बाद 1815 में कौन से टाइप का गवर्नमेंट आया था? तो पहला कंजर्वेटिव है, दूसरा लिबरल है, फिर फेडरल है, फिर फ्यूडल है। नहीं, तो ये तीनों तो नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आया था नेपोलियन को हराने के बाद इन 1815। आई होप सो ये भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आते हैं 7 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्री कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन इन 1815? 1815 में किस ग्रुप ने हराया था नेपोलियन को? तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, मतलब ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने हराया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हो सकते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया साथ में मिलकर इन्होंने क्या करा था? नेपोलियन को
हराया था, नेपोलियन को हराया था। ठीक है, 1815 में नेपोलियन को हराया गया था इनके द्वारा। तो आई होप सो यहाँ भी क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, ऑन द मैप गिवन बिलो द 4 टेरिटरी विच डिफीटेड द नेपोलियन आर मार्क्ड PQRS। कि PQRS में क्या है कि 4 नेपोलियन, 4 जो टेरिटरी है वो नेपोलियन का मार्क किया गया, विच डिफीटेड नेपोलियन, कि जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर बताना विच वन ऑफ देम हैज मार्क्ड इनकरेक्टली, कि कौन सा मार्क्ड इनकरेक्टली किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सा मार्क्ड इनकरेक्टली किया गया है, Q और R। क्या क्या, Q और R मतलब क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है कि मार्क करेक्टली नहीं किया गया है। आई होप सो ये भी बात क्लियर होगा। ये क्वेश्चन सेम बहुत बार रिपीट हुआ है। Q और कौन है, Q और R कौन है, ऑस्ट्रिया यहाँ नहीं है, प्रूशिया यहाँ नहीं है, और ब्रिटेन तो यहाँ है ही, और रशिया यहाँ है ही इसमें। ठीक है, तो रशिया और जो ब्रिटेन है वो तो है ही, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है और प्रूशिया है वो अपने अपने जगह पर नहीं है। तो आई होप सो ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। कि ग्रीस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन किस ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज करा था, किस ट्रीटी ने, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल्स। क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल्स। तो यहाँ पर इस ट्रीटी ने ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया था कि भाई ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है, क्योंकि ये ट्रीटी साइन किया गया था ग्रीस के पीपल के साथ। तो आई होप सो यहाँ भी ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। उसके बाद क्या है, हु सेड द व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। देखो आज के मॉडर्न जमाने में बोला जाता है कि भाई अगर यूरोप को, मतलब नहीं, अमेरिका को अगर एक तरीके से छींकता है ना, मतलब उसका इकोनॉमी खराब होता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का इकोनॉमी में दिक्कत आ जाता है। सेम उसी तरीके से उस वक्त में एक फ्रांस ऐसा देश था कि फ्रांस को अगर एक तरीके से छींक आती थी तो पूरे यूरोप में कोल्ड आ जाता था, मतलब उन सभी लोगों को खांसी जुकाम होने लगता था। ठीक है, तो वो किन्होंने बोला था, वो किन्होंने बोला था, मैट्रिनिक ने बोला था। क्या, मैटरनिक ने बोला था। तो मैटरनिक ने बोला था कि द फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। Who among the following remark when the French sneak and the Europe catch cold fires। तो यहाँ भी है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, क्योंकि मैटरनिक ने बोला था। आई होप सो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट या कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है 11th क्वेश्चन, विच वॉज द कस्टम यूनियन और अ जबरीन फॉर्म्ड बाय द पुरुषिया मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इन 1834। 1834 में जो भी यूनियन फॉर्म किया गया था ताकि उनके डेवलपमेंट हो सके पुरुषिया में, और वो जर्मन स्टेट्स को एक तरीके से आज़ाद किया जा सके, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, टू एबॉलिश द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। कि जो भी स्टेट में रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल को, कि भाई यहाँ से यहाँ सामान वगैरह आप लोगों को ट्रांसपोर्ट करके नहीं ले जाना है, तो उन सारे चीज़ों को एक तरीके से वॉज अ यूनियन किया गया था और मोस्ट जर्मन स्टेट्स में ये काम किया गया था। तो आई होप सो 11th वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं क्या 12th क्वेश्चन क्या है भाई, 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट सिग्निफाई द कैरिकेचर्स। कि ये जो कैरिकेचर्स है, मतलब जो एक पिक्टोरियल चीज़ है, वो क्या डिनोट कर रहा है, तो इसमें डिनोट ये कर रहा है कि केसर विलियम टू इज अ पुरुषियन पार्लियामेंट। क्या, कि जो केसर विलियम टू है वो क्या पुरुषियन पार्लियामेंट में एक तरीके से उसका धाक था और वहाँ पर वो अपनी गवर्नेंसी को चला पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद 13th में, हु अमंग द फॉलोइंग हैड अ सोच टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटी ऑफ इटालियन रिपब्लिक। कि इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830 के जो इटली को रिपब्लिक किया गया था, उसमें कौन से प्रोग्राम या किसने जो प्रोग्राम था वो एक तरीके से यूनाइट करने की बात की थी, तो इसमें क्या, गसिपी मजीनी ने। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन राइट है ये। उसके बाद 14th है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861। कि 1861 में जो इटली का किसे किंग बनाया गया, इटली का, तो इटली का किंग किसे बनाया गया था, विक्टर इमैनुअल टू को, है कि नहीं, इटली का किंग विक्टर इमैनुअल टू को। तो आई होप सो ये भी 14th वाले क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से जान पाए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 15th,
क्या आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवियर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन से जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवियर है, कैवियर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला क्या, ही वॉज एन इटालियन स्टेटमेंट, गलत है। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, और ही ट्रैक्टफुल डिप्लोमेट भी नहीं था, रॉयल फैमिली से नहीं था। तो ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। क्या ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर है कि नहीं? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई आखिरकार कौन कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट है 1 कि इटली का रहने वाला था, उसके साथ ही फ्रेंच अच्छा बोलता था इटली से, और ही इज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, और ये बहुत अच्छा डिप्लोमेट था जिसकी वजह से एक तरीके से यूनाइटेड कर पाया पूरे इटली को। ठीक है, आई होप सो ये बातें क्लियर होंगी। उसके बाद आते हैं 16th में, चूज द फॉलोइंग करेक्ट एंड मैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग, कि मैच पेयर कीजिए भाई ऑटोमन बिस्मार्क और नेपोलियन ऑफ स्पेन, या फिर बोला जाए कि गसिपी गैरिडल फ्रांस, और क्या बॉर्बन किंग इटली। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट मैच पेयर, किसमें मैच पेयर कौन कौन सा है कि ये ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी से रिलेटेड है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेपोलियन स्पेन से नहीं था, गुसिपी मजीनी फ्रांस से नहीं था, गुसिपी गैरिबाल्डी फ्रांस से नहीं था, बॉर्बन किंग्स इटली का नहीं था। तो ऑप्शंस क्या होगा, करेक्टली मैच कौन है, ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी। उसके बाद विद द रेस्पेक्ट ऑफ द बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया में ये फोटो बहुत एक मसाल के रूप में आया था, मदरलैंड के रूप में। तो ये क्या जस्टिफाई करता है, तो ये हीरोइज्म एंड जस्टिस, कि सब लोगों को जस्टिस मिले और एक सब लोग अपने देश के एक हीरो माने गए वहाँ पर, जब वो यूनाइट हुआ एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जब लोगों ने सब ने सपोर्ट करी। तो आई होप सो यहाँ 17th क्वेश्चन भी सही होगा आप लोगों का। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कौन से रेवोल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म बोला गया, जहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग जागी लोगों के बीच में, और वो फिर एक तरीके से रिवॉल्यूशन बन गया आगे चलकर और धीरे धीरे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले फ्रांस हुआ था, क्योंकि फ्रांस अगर छींकता था, या बोला जाए उसे जुकाम हो जाए तो छींकता था, तो उसे पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता था। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और उसे जुनून के साथ भाई पढ़िए, है कि नहीं। 19th में क्या है, रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग द 1848, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसमें कि जो भी रेवोल्यूशन किया गया था लिबरल्स इन यूरोप के द्वारा 1848 में, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है, जो बोला जाए कि ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ क्या है, एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क, मोनार्क को खत्म किया गया था एक तरीके से। यूनिवर्सल मेल सफरेज बीइंग प्रोक्लेम्ड, पॉलिटिकल राइट फॉर द वुमेन्स वर गिवन, ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज आस्क्ड फॉर, ये सब सारी काम की मतलब किया गया था वहाँ के लिबरल्स के द्वारा वहाँ पर उस वक्त। आई होप सो ये भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आता है असेसन बेस्ड रीजनिंग। असेसन बेस्ड रीजनिंग में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इसे जाने पहचाने नहीं है, और ये बहुत एक नया पैटर्न है जो पिछले 2-3 सालों से पूछा जा रहा है। तो पहले असेसन और रीजनिंग में क्या करना है, पहले हमें दोनों को पढ़ लेना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को आंसर देना है। जैसे मान लो असेसन में दिया गया, अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अम्पायर, की ऑटोमन अम्पायर के जितने ज़्यादा बल्कन्स थे वो क्या ऑटोमन अम्पायर के कंट्रोल में थे। ठीक है, ये बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर बोथ ए एंड आर बोला है कि करेक्ट है, आर ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑटोमन एम्पायर से लिंक्ड है। यहाँ बोला द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कन्स टुगेदर विथ अ डिसइंटीग्रेटेड। तो सही बात है कि भाई कि जो भी एक रोमांटिक नेशनलिज्म निकल के आया था वो ऑटोमन एम्पायर से निकल के आया था, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, जब उसे हटाया गया था ऑटोमन एम्पायर को, एंड मेड द रीजन एक्सक्लूसिव, और वहाँ रीजन जो था वो बहुत ही एक तरह से ताकतवर बनाया गया था। तो आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए का जो करेक्ट, क्योंकि इसकी दबदबा बहुत थी, है कि नहीं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर, कि दोनों अपने आप में सही है, लेकिन आर क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, असर्शन का, रीजन सही दिया गया है। तो आई होप सो ये बातें यहाँ तक क्लियर होंगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, क्या, from द very beginning the French Revolution introduced a various practice like ideas of
आप पैट्री अलीड सिटीजन मतलब क्या कि हम लोग अपने देश के लोग हैं, अपने देश के सिटीजन्स हैं, और इसी तरीके से हम लोग एक पैट्रियटिज्म का नेशनलिज्म का फीलिंग लेके चलेंगे। आर रीजन क्या थे, दिस इज वाज डन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, कि जो भी चीज़ किया गया था, जो भी प्रैक्टिस किया गया था, आइडिया ऑफ सिटीजन कि हम लोग एक देश के वासी हैं, हम लोग पूरा फ्लैग वगैरह जो भी था, नेशनलिज्म फीलिंग था रेडियो न्यूज़पेपर से, तो उन सब सारी चीज़ों को एक तरीके से कलेक्टिवनेस दिखाई गई थी। तो मतलब यहाँ पर जो रीज़न दिया गया वो भी सही है। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो एसेसन दिया गया उसका जो रीजन दिया गया वो राइट है। आई होप सो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउट कब होगा, जब आप उस चैप्टर को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि भाई क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाकर पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिए, वो हमारे चैनल पर आपको दिख जाएगा बहुत आसान तरीके से, और वहाँ जाकर आप लोग पढ़कर फिर ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं और उसी तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, क्वेश्चंस का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि सर्फडॉम एंड बॉन्डेड अ लेबर वेयर एबॉलिश्ड बोथ अ हैब्सबर्ग डोमिनियन इन द रशिया। कि रशिया में दिया गया था जो लेबर, बॉन्डेड लेबर था, उसे वेयर एबॉलिश किया गया था, और इन डोमिनियन एंड इन द रशिया, कि रशिया में जो लेबर था जिसे बंदी बना के रखा जाता था उसे ख़त्म किया गया था। बिल्कुल सही है। और मोनार्क वर बिगनिंग टू रियलाइज, और जो मोनार्क था मतलब जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने रियलाइज करने लगा दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड द रिप्रेशन कुड नॉट ओनली एंडेड बाय ग्रांटिंग द कंसेशन बाय लिबरल नेशनलिस्ट। कि भाई सिर्फ कंसेशन देने से उन लोगों को एक तरीके से लिबरलिज्म और फीलिंग नहीं मिलेगी। तो ये भी क्या है कि बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये तीनों का आंसर सेम सेम था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन हम लोगों का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, बोला गया द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्स अ टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट द इंडिपेंडेंस। क्या जो स्कॉटलैंड था, जो एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन गया आगे चलकर, क्या वो कभी भी उसे सफ़र करना पड़ा रिप्रेशन का, मतलब उसे दबाने की कोशिश की गई, उनकी आज़ादी को, उनकी लिबर्टी को? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बात एक सही बात है। बी क्या है, रीजन क्या है, कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सरप्रेस। कि जो कैथोलिक रिवोल्ट था अगेंस्ट जो ब्रिटिश डोमिनेंस वर सरप्रेस, कि क्या जो कैथोलिक ग्रुप था उसे सप्रेस करने की बात किया जो अगेंस्ट में था। तो ये बात हमारे एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं, लेकिन दोनों बात सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप हुआ करते थे। अभी इन दो ग्रुप का नाम क्या है वो आपको नोट्स में पता चलेगा, अगर आप लोग नोट्स बोला जाए या फिर आप पार्ट आप लोग सेकेंड पढ़िएगा उसमें पता चलेगा, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें होती है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। आप जाके वहाँ पढ़िए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 पढ़िएगा जब, नेशनलिज्म इन यूरोप का, तो पार्ट बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, अ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन अ जर्मनी हैड अ डेमोन्स्ट्रेटेड डोमिनेंस ऑफ प्रूसिया स्टेट। कि जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी का, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, डोमिनेंस ऑफ पर्सिया, की पर्सिया ने डोमिनेट करा एज अ स्टेट पावर। और रीजन आर क्या है, तो ये राइट है, पहला तो राइट है कि भाई जर्मनी का जो बिल्डिंग प्रोसेस में उसमें पर्सिया ने बहुत मदद करा था। और न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइज द करेंसी बैंकिंग लीगल। ये भी सही है कि भाई बैंकिंग वगैरह सिस्टम वगैरह बहुत तंदुरुस्त किया गया था। तो रीजन बोथ आंसर ए एंड आर आर ट्रू, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि भाई जो जर्मनी का सपोर्ट मिला था फिर जर्मनी आज़ाद होने के बाद, वो अपनी करेंसी, बैंकिंग और लीगल और जुडिशियल चीज़ों को मजबूत किया था। ठीक है, आई होप सो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन और आंसर में। क्वेश्चन और आंसर देखो, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, सब तरीके से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए व्हाट वाज द एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम क्या था? तो फेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर द सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ऑफ अ ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड अप एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो यहाँ पर व्हाट इज द एम, यही एम था कि किस तरीके से विजुअलाइज किया गया उनके द्वारा, फेडरिक सोरियो के द्वारा, क्योंकि ये एक मेन वहाँ के
एक लीडरशिप में आए और जिन्होंने एक तरीके से जो फ्रांस को था वो एक नया रूप दिए, है कि नहीं, ताकि वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बन पाए। तो इनका मेन एम ये था कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक ये आ पाए, मतलब इनका अपना संविधान हो और अपना कानून हो और अपने अपने नेशंस पर उनके अपने देश के लोग राज कर पाए। ठीक है, एक्सप्लेन द मेजर एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि कौन कौन से मेजर्स और कौन कौन से प्रैक्टिस लाए गए थे ताकि एक कलेक्टिवनेस का भावना आ पाए फ्रेंच के लोगों में। तो किया गया था आइडिया ऑफ ला पैट्री, मतलब क्या, फादरलैंड, कि भाई ये हमारा फादरलैंड है। जिस तरीके से हम लोग भारत माता बोलते हैं अपनी ज़मीन को, सेम उसी तरीके से वो अपनी आइडियाज़ को ला पैट्री बोला गया, जो फादरलैंड एंड अ सिटोयन, कि हम लोग अपने फादरलैंड के एक तरीके से सिटीजन्स हैं और वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी के रूप में इक्वल राइट हम लोग प्रीफर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये नया फ्लैग आया, नया फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो रॉयल स्टैंडर्ड जो मोनार्क लोग यूज़ करता था उसे ख़त्म कर कर एक फ्रेंच फ्लैग इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि उससे नेशनलिज्म का फीलिंग आता है। आप देश का अगर झंडा देखते हो, हम लोग अपने देश का झंडा देखते हैं तो वहाँ हम लोगों को अलग फीलिंग आता है कि नहीं। तो इस तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए। थर्ड क्या है, द स्टेट द कलेक्ट बॉडी एंड एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली का रिनेमेशन किया गया इसको। फिर न्यू हाइम्स वगैरह कंपोज हुआ, ओथ टेकन किया गया, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मतलब जो जो अपनी बलिदान दे चुके थे, जो जिन सिपाही ने, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कि मतलब अब एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा जो पूरे देश को लेकर चलेगा, और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया जो सारे लोगों के लिए एक ही साबित होगा। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर 4 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिखोगे, और अगर 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट लिखोगे, तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये सब सारे स्टेट्स थे या जो मेजर्स थे जो भी फ्रेंच के द्वारा या फ्रेंच पीपल लोगों के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, कि लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी आप डिस्क्राइब कीजिए। तो लिबरलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर द ऑल बिफोर अ लॉ, कि कानून के सामने सारे लोग आज़ाद रहें और फ्री रहें ताकि वो इक्वालिटी आ सके, पहला। और फॉर अ मिडिल न्यू क्लासेस, न्यू मिडिल क्लासेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। पॉलिटिकली इट इम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, और यहाँ गवर्नमेंट बनाने की बात की गई कि भाई हम लोग गवर्नमेंट खुद बनाएंगे वोटिंग के थ्रू, और इसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। एक तरीके से डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट फीलिंग लाने की बात की गई। फिर इट स्टूड एट द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, और ऑटोक्रेसी को एंड किया जाए, मतलब जो एक बंदे का राज या मोनार्की जो सिस्टम था उसे खत्म किया जाए, एंड ए क्लरिकल प्रिविलेज, और सब लोगों को एक प्रिविलेज मिले, सभी लोगों को नौकरी मिले और उसी तरीके से आगे लेकर चला जाए। तो ये लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी था 19th सेंचुरी में। हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द 19th सेंचुरी इन द यूरोप एलाइड विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि यूनिटी के साथ लिबरलिज्म का आइडिया कैसे कनेक्ट हुआ। तो पहला क्या है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर अ लॉ, सिंपल सी बात है कि एक लिबरलिज्म भी था और एक तरीके से इक्वालिटी, इक्वालिटी किसको दर्शाता है, यूनिटी को, कि एक साथ यूनाइटेड कैसे हो पाए। तो यूनाइटेड कैसे हो पाएंगे, जब आप पूरा एक कानून रहेगा पूरे देश के लिए। इट इम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पर, कि भाई हमारे देश में सरकार रहना चाहिए, ऑटोक्रेटिक रूल नहीं होना चाहिए, इन दोनों को रिलेट कर रहा है। इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, यहाँ भी मैंने बताया। बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान हो हम लोगों का, और द कमिंग ऑफ रेलवेज फर्दर लिंकिंग द हार्नेस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जो भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम जोड़ रहे हो, जो भी आप रेलवेज वगैरह ला रहे हो, वो सब सारा क्या हो कि एक कनेक्टेड हो और इकोनॉमिक एजेंट में, और सारे लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ऐसा ना हो कि हायर क्लास के लोग सिर्फ उसे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो यूनिटी था वो आइडियोलॉजी के साथ, या बोला जाए लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, कि रोमांटिसिज्म कैसे डेवलप किया एक नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोला जाए व्हाट इज रोमांटिसिज्म एंड हाउ इट फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, और किस तरीके से वो नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट से उन लोगों को सपोर्ट किया। तो रोमांटिसिज्म वाज अ मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर, कि रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट चलाया गया था जो आर्ट, मतलब कोई कविता लिख रहा था, कोई लिटरेचर लिख रहा था, कोई पोएम लिख रहा था। तो विच ओरिजिनेट इन द लेट 18th सेंचुरी एम्फेसिस द इंस्पिरेशन सब्जेक्टिविटी एंड प्राइमरी फॉर द इंडिविजुअल्स, कि सारे लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे, सारे जगह पोस्टर चिपकाया जाएगा, तो उसी तरीके से। तो पहला क्या, क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द रीजन एंड साइंस, की प्रॉपर रीजन्स और प्रॉपर साइंस के हिसाब से
चला गया और फोकस किया गया इमोशन पर, इंट्यूशंस पर और मिथिकल फीलिंग पर कि आप लोग किस तरीके से फील कर पा रहे हैं अपने देश में रहकर। फॉल कल्चर्स एंड स्पिरिट ऑफ नेशन, जो कल्चर वगैरह था, कल्चर में चेंज लाया गया, कल्चर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, अपने कल्चर को, फोक डांस वगैरह, पोइट्री वगैरह, इससे क्या है कि स्पिरिट वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह रिलीज किया गया रेडियोज वगैरह पर, तो वहाँ से और नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट हुआ। एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, और क्या वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब क्या कि खास करके आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं वो करो, लेकिन आप जो भी जो बोल रहे हो वो सब क्या एक तरीके से आप लोकल ग्रुप को आज़ादी दे रहे हो कि आप अपने लैंग्वेज में बोलो, तो क्या होगा कि वहाँ से आप क्या कर रहे हो, उन लोगों को आज़ाद छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो थोप रहे हो कि भाई आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, आपको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी पड़ेगी, तो ये बातें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसी तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ये लोग ये सब रोमांटिसिज्म फेवर किया। तो आई होप सो ये बात क्लियर हो गई। डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप एट द दैट प्रीवेल्स इन द यूरोप इन 1930। 1930 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप जो आया था वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप पहले डिस्क्राइब करता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर द यूरोप, कि यूरोप में क्या हो गया था कि पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो गया था। अब पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होने के बाद जो वहाँ का एक थोड़ा सा क्या हो गया कि वहाँ का डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि एक बार पॉपुलेशन बढ़ जाएगा लेकिन आपका इकोनॉमी नहीं बढ़ रहा है तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट, कि जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयमेंट 10,000 ही था लेकिन लोग काम लेने के लिए 15,000 आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या कि जो जॉब लेना चाह रहे थे वो ज़्यादा थे और जितना जॉब था वो कम था। रूरल पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू द अर्बन, और अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन हुआ मतलब जो रूरल पॉपुलेशन थे वो ग्रेटर फैसिलिटी के लिए अर्बन में आना शुरू किए, और इसकी वजह से क्या हो गया कि ओवर क्राउडेड स्लम्स वगैरह बनने लगा, झुग्गी झोपड़ी वगैरह, और उससे कहीं ना कहीं एक ये बोला जाता है कि 1930 में एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा एक यूरोप में त्रासदी आई थी हार्डशिप के रूप में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है एक, लाइक जर्मनी इटली टू हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कि जर्मनी के जैसा ही इटली का भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसका जो बंटवारा हुआ था। तो इटली वॉज स्कैटर्ड ऑन द सेवरल डायनेस्टी स्टेट्स, कि इटली क्या था शुरुआत से 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। सरदनिया पिडामोंट वॉज रूल्ड बाय द इटली ऑफ प्रिंसले, कि सरदनिया पिडामोंट रूल किया जा रहा था इटली के स्टेट से, मतलब इटालियन प्रिंसेस के द्वारा इकलौता। और इटली वॉज यूनिफाइड इन 1861 में, और उसका प्रोक्लेम कौन किंग, इमैनुअल II को प्रोक्लेम किया गया किंग। गुसेपी मेज़िनी वाज सोच टू पुट टुगेदर द प्रोग्राम ऑफ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, और इटालियन रिपब्लिक को गुसेपी मेज़िनी के मदद से साथ मिलाया गया। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज रिजल्ट इन द वॉर थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेट अलायंस ऑफ फ्रांस एंड अ कैवियोर। कैवियोर एक वहाँ का राजा था, तो उसके मदद से, फ्रांस के राजा की मदद से वो अपनी देश को आज़ाद करा पाया। और गारबाल्डी ज्वाइन द फ्रे, और गारबाल्डी भी, गसिपी गारबाल्डी ने भी बाद में ज्वाइन करी थी। तो ये एक पता चलता है कि किस तरीके से बटा हुआ था फिर साथ में लाया गया इन सारे को लड़कर। ठीक है, तो इटली को इसी तरीके से आज़ाद किया गया था। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। डिस्क्राइब एनी 3 कंडीशन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट, कि 3 कंडीशन बताए जिसकी जो कंडीशन की वजह से ब्रिटिश नेशन स्टेट बन पाया या फिर ग्रेट ब्रिटेन बन पाया। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस की वजह से, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म का, और आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिव एंड ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से यहाँ पर एक ब्रिटिश नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आई होप सो ये सब सारी बातें क्लियर होंगी। अब एक यहाँ पर क्या बोला, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अभी मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस तरीके से हुआ था, तो आप लोग इस पर एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को मजा आएगा। और लास्टली यूनिफाइड किया गया था 1861 में विक्टर इमैनुअल II को, जो पहले सरदानिया पीडामाउंट एक ही स्टेट था, 7 स्टेट्स में अलग अलग 7 स्टेट था इटली का, और अलग अलग देश के राजा वहाँ पर रूल कर रहे थे। एक ही था जो सरदानिया पीडामाउंट है, वहाँ एक इटालियन प्रिंस था, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से वो फ्रांस के लीडर के साथ एक एकजुटता बनाकर वो अपने देश को, या फिर बोला जाए अपने देश को आज़ाद करके ले चले, और विक्टर इमैनुअल II वहाँ का किंग बना 1861 में। तो आई होप सो ये सब सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरीके से बल्कन्स वाला रीजन था, तो बल्कन्स वाला रीजन हाईलाइट द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन बल्कन्स। बल्कन वाले रीजन में क्या एक
ग्रोथ हुआ था कि हाईलाइट द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन बल्कन, की किस तरीके से उनकी जो ग्रोथ और जो नेशनलिस्ट का टेंशन था वो कैसे बढ़ गया। और बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देश हैं जो उसको कब्जा करने की बात किया गया था। और एट द सेम टाइम द ग्रेट यूरोप पावर्स रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वेयर कीन टू टेक कंट्रोल ऑफ द बल्कन रीजन। और बल्कन रीजन पर ये लोग आग गड़ा के रखे हुए थे, क्योंकि एक तरीके से ये दिखा रहे थे कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, बाद में अपनी पावर का यूज़ करके बल्कन्स वाले रीजन को ये हथियाना चाह रहे थे। दिस लेटर सीरीज ऑफ अ वॉर, इसके बाद वॉर वगैरह हुआ एंड फाइनली बिकेम्स द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और एक बल्कन्स वाला रीजन की वजह से एक बहुत बड़ा एक ये रीजन बन गया बल्कन की वजह से, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। तो हम लोग इसके सेकंड चैप्टर में इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से हुआ था और हमारा जो इंडियन नेशनलिज्म का फीलिंग किस तरीके से जनरेट हुआ था। तो आई होप सो आप लोगों को सारा क्वेश्चंस क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस में इसके बाद भी डाउट है एक बार पढ़ना, उसके बाद तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब बहुत जल्दी पार्ट बोला जाए कि चैप्टर सेकंड लाएंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया किस तरीके से फीलिंग जनरेट हुआ वो सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। अभी नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े, अब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे और इसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे कि इंडिया में किस तरीके से हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कितना इम्पैक्ट दिया है कि नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1914 टू 1918 में। तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही करना आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं। तो आई होप सो यहाँ ये सब सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।